पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि टिम्बर क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है, कितने प्रकार के पेड़ों से वो प्राप्त होती है। आज हम पढ़ेंगे टिम्बर का टेक्सचर यानी स्ट्रक्चर उसका, कि जो अंदर से बनावट होती है पेड़ की वो कैसी होती है, कितनी लेयर्स उसमें होती हैं, किस लेयर को क्या कहते हैं, उनके नाम वगैरह ये पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे कि जो लकड़ी होती है लकड़ी को कैसे सूख, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पे एक पेड़ के तने की स्ट्रक्चर दी गई है। इसमें देख रहे होंगे आप कई तरह के इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे पहला नाम इसमें लिखा हुआ है बर्क या छाल जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, सभी ने हमने सबने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि बाहर की जो परत है पेड़ की उसको हम बर्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं। और छाल का क्या काम होता है या कैसी दिखती है ये सभी को पता है भाई। खुरदरी होती है, खुरदरा होता है, सूखा होता है, ठीक है जी। और इसके क्या, यह लेयर जो होती है कैम्बियम परत के ऊपर स्थित होती है, यानी कि इस लेयर के अंदर ही सारी लेयरें छिपी हुई होती हैं। आंधी, वर्षा, तूफान आदि से रक्षा करती है भाई। बाहर की लेयर रक्षा तो करेगी, कवर है ये आखिरकार, हैं। और ये क्या है, वृक्ष के तने की सबसे बाहर वाली परत बाह्य छाल कहलाती है, जो सूक्ष्म तथा मुक्त परत होती है। तो ये हमारी कौन सी परत कहलाती है, वर्ग, या इसको क्या बोलते हैं, छाल। तो जैसे इस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ग क्या होता है, तो सबसे बाह्य छाल क्या होती है, वर्ग होता है। उसके बाद क्या आती है हमारी कैम्बियम लेयर, ऐदा परत। यह क्या है, रस्ट कास्ट। एक दिन मैंने पहले परसों वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि रस्ट कास्ट और अंतःकाष्ठ क्या होती हैं। और अंतःछाल के बीच की पतली परत ऐधा परत कहलाती है। कहाँ पे है कैम्बियम लेयर, ये है। यानी कि जो बर्क है, जो कवर है, कवर के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी हमारी, वो हमारी कैम्बियम लेयर कहलाएगी। ये परत क्या होती है, हमेशा गीली होती है। इसमें एक तरह का चिपचिपा पदार्थ यानी कह सकते हैं पानी भरा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये नए एवं तरुण कोषों की बनी होती है और वृक्ष रस यानी सैप का उपयोग करके ये परत क्या होती है, बढ़ती है। तो ये हमेशा गीली लेयर होती है। आपने देखा ही होगा जब भी कभी हम किसी पेड़ की छाल को हटा करके उसको काटते हैं हल्का सा, तो वो क्या होता है, गीला निकलता है। तो गीली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। देखिए यहाँ हम देखेंगे तो ये जो लेयर हमें यहाँ पे दिखाई गई है, ये हमारी क्या है, बर्क लेयर है। यहाँ पे हमारी क्या है, बर्क लेयर है, ये वाली यहाँ पे हमारी बर्क लेयर है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देख रहे हैं इसमें, तो उसके बाद हमें दिखता है सैप वुड। अगला जो हमारा टॉपिक है, 3rd नंबर आप देख रहे होंगे PDF में, वो हमारी आती है सैप वुड। सैप वुड में क्या लिखा है, ऐदा परत के नीचे पर्याप्त मोटाई तथा हल्के रंग की अनेक केंद्रीय बलें होती हैं, जो अनेक एक के ऊपर एक इस प्रकार से जमी हुई होती हैं, उन्हें रस काष्ठ कहते हैं। अंतःकाष्ठ यानी हार्डवुड की तुलना में इसका रंग हल्का होता है तथा यह अपेक्षाकृत कुछ मृदु भी होती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो सैपवुड कहाँ पे होती है, यानी कि कैम्बियम लेयर के नीचे की जो लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, उसको क्या बोलते हैं, सैपवुड बोलते हैं। ये भी हल्की गीली होती है और सॉफ्ट होती है, यानी ज़्यादा सॉलिड या ज़्यादा मजबूत इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो सैपवुड हमारा समझ में आ गया कि यानी 3rd नंबर की ये लेयर होती है। उसके बाद आता है हमारा हार्डवुड। हार्डवुड और सैपवुड में आप देख रहे होंगे दोनों के कलर में फ़र्क है। हार्डवुड का कलर क्या है, बिल्कुल डार्क है, और ये सबसे मजबूत तना होता है। टिम्बर जो बोलते हैं, जो मतलब इमारती लकड़ी होती है, वो यही होती है। इसी लेयर को हम यूज में लाते हैं, इसको साल बोल देते हैं। तो साल वो यही लकड़ी होती है, हार्डवुड को हम साल बोल देते हैं। इसमें एक टर्म आप देख रहे होंगे, एनुअल रिंग, जो आप मैंने PDF भेजी है उसमें लिखा हुआ है एनुअल रिंग यानी वार्षिक वलय। तो वार्षिक वलय या फिर ग्रोथ रिंग, ये क्या होती हैं, दोनों एक ही होती हैं। ये जो आप ये लाइनें देख रहे हैं, ये वाली जो इस तरह से सर्कुलर बनी हुई हैं ये चारों तरफ पेड़ के, तो इनको क्या बोलते हैं हम, एनुअल रिंग। ये क्या होती हैं, पेड़ की कहना चाहिए लाइफ बताती हैं, वो कितने साल का है। जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग होंगी समझ लिए उतने ही साल उसकी उम्र मानी जाती है। और बाकी क्या होता है, इनके थ्रू ही पानी का एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब कहते हैं ना, तने में पानी चढ़ता जाता है उसकी जड़ से लेकर के ऊपर तक। तो वो क्या होता है, इन्हीं एनुअल रिंग्स के कारण होता है। इस प्रोसेस में एक चीज़ और काम में आती है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलरी रेज। मॉड्यूलरी रेज यहाँ पे ये वाली होती हैं, जिसको बोला है बस्कुलर रेज। बस्कुलर रेज मतलब वही पानी को एक तरह से दूसरी तरफ को चढ़ाना या
लेकर के जाना। जैसे विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी वाला प्रोसेस उसी के नाम से इसको लिया गया है। इसके दो नाम है हमारा, मॉड्यूलरी रेज भी बोल देते हैं या फिर बस्कुलर रेज भी इसको बोल देते हैं। तो ये वाली जो लाइनें होती है जो इस तरह से आपने देखी होंगी जब भी कभी कोई पेड़ का तना कटा हुआ होगा, ये वाली लाइन क्या होती है हमारी, ये सारी मॉड्यूलरी रेज में काउंट होती हैं। इनके बारे में थ्योरी आप इसको पढ़ लोगे। इसमें एक चीज़ और टर्म आई है, लास्ट की टर्म जिसे बोला हमने पित्त, मध्यक। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला, ये इसको बोल देते हैं मध्यक यानी पित्त। क्या बोल देते हैं इसको, पित्त। ये मध्य पार्ट जो होता है किसी भी पेड़ का, इसको हम पित्त बोलते हैं। आगे हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि पेड़ जो होता है हमारा वो कैसे ग्रोथ करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो इसमें 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, 3 भाग लिखे हुए हैं। पहला क्या है, रूट सिस्टम, दूसरा स्टेम सिस्टम, तीसरा हमारा लीफ सिस्टम। देखो मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, थ्योरी इसमें पढ़ लेना। रूट क्या होती है, रूट का काम क्या होता है पेड़ में, कि ज़मीन से पानी को उठाना, जो लवण खनिज वगैरह हैं यानी जो खाद वगैरह होता है उसको उठाना, और वो सारी उठा करके हमारी तने तक, पत्तियों तक पहुंचा देना। ये हमारा क्या होता है, रूट का काम होता है। ये रूट सिस्टम में आता है। उसके बाद हमारा तना क्या काम करता है, तना जो हमारा खाना है, यानी कि जो पेड़ हमारा अवशोषित कर रहा है, ज़मीन से अवशोषित कर रहा है, जो उठा रहा है, चाहे वो पानी है, लवण खनिज है, कुछ भी है, वो क्या है तने में स्टोर हो जाता है। यानी जैसे आदमी के शरीर में मसल्स स्टोर होती हैं, मसल्स से ही उसकी वृद्धि होती है। खाता तो खाना है, लेकिन खाना कहाँ पे जाकर के लगता है, मसल्स बनती हैं। तो वैसे ही पेड़ की मसल्स क्या हमारी, उसके तना है। तो जो खाना को स्टोर करने वाला चीज़ है वो हमारी तना आती है। उसके बाद है पत्तियाँ। पत्तियाँ का काम करती है पेड़ की, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, और मैं कहना चाहिए मतलब ऑक्सीजन छोड़ती, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। और जो हमारा कहना चाहिए तीसरे वाला जो हमारा है लीव सिस्टम, इसमें क्या होता है, देखो लीव जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड उठाती हैं, यानी उसके जो केमिकल वगैरह होते हैं उनको अवशोषित करती हैं। फिर धूप के संपर्क में आने पर क्या होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करके जो भी है एक लिक्विड बनाएंगी, गाढ़ा लिक्विड, और वो हमारा नीचे ज़मीन तक जाता है और ज़मीन से उठाए गए खनिज लवणों के साथ मिलता है। इस तरह से हमारा पेड़ ग्रोथ करता है। तो जो ये रस होता है, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए खनिज लवण और जल के मिश्रण को तथा उसके नीचे उठने वाले इस गाढ़े यौगिक को वृक्ष रस या सैप रस कहते हैं। यानी कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो पत्तियों ने बनाई और हमारी ज़मीन से उठे गए खनिज लवण जब ये आपस में मिल जाते हैं तो उस रस को क्या बोलते हैं, सैप रस या केवल रस कहा जाता है। इसमें हम एक चीज़ जानेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की हम क्रिया पढ़ते हैं वो इसमें लीफ सिस्टम में ही आती है। वो दिन में ही प्रक्रिया चलती है, रात के समय पर वो प्रक्रिया नहीं करती, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमारा क्या है, सूरज का प्रकाश ज़रूरी है। आगे का इसमें हमारा टॉपिक आता है सीजनिंग, यानी जो हम लकड़ी हमने प्राप्त की पेड़ों से, पेड़ों को काट करके, वो क्या होती है, गीली होती है। अब गीली लकड़ी को हम क्या है, स्ट्रक्चर में तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि लकड़ी सूखने के बाद क्या होती है, वो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, या तो उसमें आड़ा टेढ़ा बना सकता है, या वो लेंथ वाइज थोड़ी छोटी हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी गीली लकड़ी को हम यूज़ नहीं करते। सूखने के बाद हमेशा कोई भी चीज़ है जो गीली अवस्था में अगर वो सूखती है तो उसके स्ट्रक्चर में अंतर आता है। तो वो अंतर ना आए, हमारी लकड़ी आड़ी टेढ़ी ना हो, इसलिए लकड़ी को यूज में लाने से पहले उसको सुखाया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सीजनिंग। बहुत तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। अब वो देखते हैं किन किन तरह से ये काम किया जाता है। 2 तरह से ये किया जाता है। पहला होता है हमारा वाटर ये हमारा नेचुरल यानी एयर सीजनिंग। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियली सीजनिंग। तो नेचुरल तो वही है कि पेड़ हमने काटे, उसके फट्टे बनाए, और क्या हमने लेयर लगा करके उसको रख दिया हवा में। जो भी 2-3 महीने के लिए उसमें हमने रखा, कई बार साल भर के लिए रख देते हैं, तो वो क्या होते हैं, सूख जाती है। उससे जितने भी उसके रस भरा हुआ होता है लकड़ी के अंदर, वो सब सूख जाता है। उसके बाद हम उसको छील काट करके अपने प्रयोग में ले आते हैं। ये प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब कि उसको कम समय में उसको सुखाया जाता है कुछ दूसरे प्रोसेस के द्वारा, यानी दूसरी चीज़ों को यूज में ला करके। जैसे पहला लिखा है जल संशोषण यानी वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में क्या होता है, इस विधि में इमारत लकड़ी के टुकड़ों को पानी में पूर्णतः डुबो दिया जाता है, और यानी जो बहती हुई धारा है, यानी कि किसी भी नदी नाले में जिसमें पानी बह रहा हो, 2-4 हफ्तों के लिए डाल देता है। इस दौरान बहती हुई जलधारा से इमारती लकड़ी का वृक्ष रस यानी सैप जो होता है वो धुल जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इमारत लकड़ी का कोई भी हिस्सा पानी में डूबे बिना नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी लकड़ी डूबी हुई है और आधी लकड़ी पानी के बाहर है। उसमें क्या होगा, जो लकड़ी पानी के बाहर होगी वो हमारी उससे रस नहीं निकल पाएगा। इमारती लकड़ी का मोटा या बड़ा हिस्सा धारा
में ऊपर की ओर रखा जाता है और इमारती लकड़ी के टुकड़ों को फिर पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और पवन चक्र की छाया में सूखने के लिए रख दिया जाता है। देखो इसमें है क्या कि जैसे हमारी कोई नहर या नदी नाला कुछ भी बह रहा है उसमें लकड़ी को रख दिया जाता है और रखा कैसे जाता है कि जिस दिशा से पानी आ रहा है उस दिशा की तरफ उसका मुँह करके रखा जाता है लकड़ी का वो वाला भाग जो बड़ा है साइज़ में, ताकि पानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा टकरा सके, और छोटे भाग को दूसरी डायरेक्शन में रखते हैं। तो क्या होता है जो भी हमारा, क्योंकि जो लकड़ी के अंदर रस है वो गाढ़ा होता है और पानी होता है वो पतला होता है, तो पतली चीज़ हमेशा गाढ़ी चीज़ को बहा करके ले जाती है और इस तरह से हमारा जो सैप है, पानी है लकड़ी का, वो निकल जाता है और उसके बाद छाया में उसको सुखा लेते हैं। तो ये हुआ हमारा वाटर सीजनिंग। दूसरा आता है हमारा उबलते हुए पानी वाली सीजनिंग, यानी उबालना। सीजनिंग बाय बॉइलिंग इन वाटर। इसमें 3-4 घंटे के लिए उबलते हुए पानी में लकड़ी को डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको निकाल लिया जाता है और हवा में उसको सुखा लिया जाता है, यानी छाया में उसको सुखा लिया जाता है। और इसकी एक डिसएडवांटेज इसमें लिखी हुई है कि इसमें जो है सामर्थ्य या कंप्रेशन जो होता है उसकी प्रत्यास्था वो कम हो जाती है। लकड़ी कहीं ना कहीं इसमें कमज़ोर हो जाती है क्योंकि आपने ज़बरदस्ती उसको सुखाया है और वो भी बहुत ही कम टाइम में, तो उसका डिसएडवांटेज तो होगा ही, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तीसरा आता है हमारा केमिकल यानी रासायनिक सीजनिंग। इसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के हमारे क्या होता है रासायनिक बनाते हैं, मतलब रसायन बनाते हैं, उसमें लकड़ी को डाल दिया जाता है और उस कुछ समय बाद उसको निकाल लिया जाता है, छाया में सुखा लिया जाता है। और ये जो लवण होते हैं, जो रसायन उसको बनाया जाता है, इसको साल्ट सीजनिंग भी कहते हैं, केमिकल सीजनिंग भी इसको कहते हैं। इस विधि में आंतरिक पृष्ठ को बाहरी पृष्ठ से पहले सुखाया जाता है जिससे दरार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। मुख्य रासायनिक पदार्थ जो कि इस प्रक्रिया में काम में लाए जाते हैं वे यूरिया, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इत्यादि होते हैं। ये 3 तरह के रसायन हैं जो इस प्रक्रिया में लाए जाते हैं और इसको साल्ट सीजनिंग भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाएगा कि केमिकल सीजनिंग का दूसरा नाम क्या है। आगे का प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रिक सीजनिंग यानी विद्युत द्वारा। देखो क्या होता है, गीली जब लकड़ी सूखी होती है तो विद्युत की कुचालक होती है और जब लकड़ी गीली होती है विद्युत की सुचालक होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, विद्युत को यानी बिजली को लकड़ी से गुजारा जाता है और वो जब तक गीली रहेगी उससे करंट पास होता रहेगा और क्या होगा, धीरे धीरे वो लकड़ी सूखती रहेगी, यानी वो करंट के जाने से लकड़ी क्या होती है, गर्म होगी, उससे वो उसका वाटर वार्म होता रहेगा, उड़ता रहेगा और सैप जो उसके अंदर भरा हुआ वो ख़त्म होता रहेगा। इसमें जो हमारी याद रखने वाली चीज़ होगी वो ये होगी, इस विधि में उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी वाली धारा की 5 मीटर तरंग वाली वेवलेंथ विद्युत की अल्ट्रा लघु तरंग यानी अल्ट्रा शॉर्ट वेव का उपयोग किया जाता है। इस विद्युत तरंग को इमारती लकड़ी में तब तक प्रवाहित किया जाता है जब तक कि उसकी आर्द्रता घटकर उपयुक्त जलांश तक न पहुंच जाए। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कितनी प्रवृत्ति की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। 5 मीटर तरंग वाली वेवलेंथ को उससे पास किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट वेव उसको बोला जाता है। ये चीज़ हम याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लीन सीजनिंग। क्लीन सीजनिंग मतलब क्या होता है, भट्टा जिसको बोलते हैं, जैसे ईंट को भट्टे में पकाया जाता है वैसे ही लकड़ी को भी भट्टे के द्वारा सुखाया जाता है। भट्टे का क्या काम होता है वो हम सबको पता है। 2 तरह के भट्टे हम यूज़ करते हैं, वो हम इसमें पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें चीज़ नहीं है, देख लेंगे। फिर भी कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। देखो इसमें 2 पार्ट लिखे हुए हैं जो भट्टा हमारा बना है। इसमें पहला होता है कंपार्टमेंट क्लीन। तो इसमें क्या लिखा हुआ, संक्षेप में यह एक पूर्ण बंद यानी फुली क्लोज्ड एवं बाद प्रवेश कक्ष चैम्बर होता है। यह कक्ष खोखली दीवारों का बना होता है। इसमें वाष्प प्रदाय जल फुहार यानी वाटर स्प्रे एवं गर्म वायु को गर्म करने के लिए साधन लगे होते हैं। इसमें वायु परिसंचरण यानी एयर सर्कुलेशन के लिए भी आवश्यक प्रबंध होते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो क्या होता है, एक चैम्बर होता है जो चारों तरफ से क्लोज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वायु को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लाने के लिए प्रबंध किया हुआ होता है। क्या होता है कि चैम्बर के अंदर सबसे पहले लकड़ी की लेयर लगा करके हम रख देंगे, उसके बाद भट्टे की तापक्रम को बढ़ाएंगे 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब क्या होगा, जब लकड़ी हमारी गर्म हो जाएगी तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा,
जो गर्मी जब लकड़ी गर्म होगी तो जो सैप है वो वायु के साथ गर्म होकर के भाप बन के उससे निकलने लगेगी धीरे धीरे। लेकिन क्या है, जब तक वो जो भाप बनी है अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे चैम्बर से तो वो तो वहीं इकट्ठी होती रहेगी, फिर दोबारा पानी बन के फिर वहीं पे गिरने लगेगा। तो क्या होगा, उस गर्म एयर को बाहर निकालने के लिए रास्ता दिया जाता है और उसकी जगह दूसरी फ्रेश एयर को लाने के लिए भी एक रास्ता दिया जाता है। वो नेचुरली यानी बीच बीच में दीवारों के अंदर गैप रख के भी दे सकते हैं, या फिर कृत्रिम यानी ये जो फ़ैन वगैरह होते हैं एग्जॉस्ट फैन उनके द्वारा भी उनको निकाला जा सकता है। और इस तरह से हमारी लकड़ी क्या हो जाती है, पूरी तरह सूख जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंपार्टमेंट किलन।